नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले जिक्र होगा उत्तर प्रदेश में जारी सियासी घमासान का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय यानी कि समाज के अंतिम व्यक्ति के उदय का सिद्धांत ही आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो है वो रणनीति होने वाली है। शुक्रवार को बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में तय हुआ है कि रेहड़ी रिक्शा चालकों के टीकाकरण से लेकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से गरीबों तक राशन पहुंचाने में कार्यकर्ता जुटे रहेंगे। इसमें आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कार्यक्रम और अभियानों की रूपरेखा तय की जाएगी। बीजेपी का लक्ष्य यही है कि सेवा के जरिए जनता से जुड़ाव कैसे बढ़ाया जाए। कार्यक्रम और अभियानों को विस्तार से प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने कार्य समिति के सामने रखा, जिसमें कहा गया कि पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए हमें लगातार काम करते रहना होगा। जाहिर है कि बीजेपी को 2022 विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करना ही होगा। कार्य समिति की बैठक के प्रस्ताव में राम मंदिर निर्माण, कोविड प्रबंधन के साथ ही योगी सरकार की कानून व्यवस्था को भी सामने रखा गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा में समाजवादी पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान लगाए गए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को लेकर एसपी मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। सीएम योगी ने बीजेपी कार्य समिति की बैठक के दौरान आगरा में समाजवादी पार्टी के विरोध प्रदर्शन में नारेबाजी को लेकर अखिलेश यादव पर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा, एक जिम्मेदार नेता किस तरीके से इस मानसिकता को दिखाता है जब वो कहता है कि उसे यूपी की सुरक्षा एजेंसियों पर कोई भरोसा नहीं है। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट करते हुए सपा बसपा से पूछा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों पर मौन क्यों है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रदीप हमारे साथ आगरा से लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? आप पूजा बता दें कि गुरुवार को समाजवादी पार्टी द्वारा प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया गया था महंगाई को लेकर। उसी दरमियान आगरा तहसील में वाजिद निसार जो कि समाजवादी पार्टी के शहर अध्यक्ष हैं, उन्होंने यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन किया, प्रदर्शन किया। लगभग 1 घंटा चले प्रदर्शन के दौरान, क्योंकि वहां पर गुटबाजी सामने देखने को मिल रही थी। इसी दौरान कुछ अराजक तत्वों ने वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और जिसको ये कहा जा रहा है कि इस वीडियो में शामिल 20 से 25 लोग जिनका नाम सामने आ रहा है वो अभी भी फरार चल रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी कब तक होगी? महकमे की तरफ से कोई जवाब दिया गया है? हाँ पूजा, इसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है थाना नाई की मंडी के अंदर और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 25 आरोपी गिरफ्तार किए गए। उसमें उनको उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन जो 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था बहुत ही मामूली धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इसमें 147, 188, 269, 270, 153 भी 505(2) और 120 आईपीसी धाराओं में के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। बहुत ही हल्की धाराएं थी, जिसके तहत उनको कल शाम तक उनको सभी को कोर्ट से जमानत मिल गई। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना देश विरोधी नारे लगाने के अंदर इतनी हल्की धाराओं में ये मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं और सवाल यही भी है कि आखिर समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम के अंदर इस तरह की घटनाएं क्यों होती हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो डिप्टी सीएम ने पूछा है कि जो मुखिया हैं वो मौन क्यों हैं। बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आज जिक्र होगा कांग्रेस का। जी हां, यूपी विधानसभा चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोर्चा संभाल लिया है। लखनऊ पहुंचने के बाद वो लगातार एक्शन मोड में हैं। प्रियंका गांधी आज अपने यूपी दौरे के दूसरे दिन लखीमपुर खीरी पहुंची, जहां वो रेप पीड़ित बच्चियों के परिवार से मुलाकात भी करेंगी। साथ ही लखीमपुर में पंचायत चुनाव के दौरान ब्लॉक प्रमुखों का नॉमिनेशन कराने जा रही महिला के साथ अभद्रता का शिकार हुई पीड़ित महिला से भी मुलाकात करने वाली हैं। लखनऊ वापस लौटने के बाद प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली के ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। बीते दिन लखनऊ पहुंचते प्रियंका काफिले के साथ जीपीओ गांधी प्रतिमा माल्यार्पण करते हुए जमीन पर बैठ गई थी। बाद में 2 घंटे तक उन्होंने मौन भी रखा था और जब
उनके पास महकमे के तमाम अधिकारी पहुंचे, उनसे कहा कि आप भाई पैंडेमिक का उल्लंघन कर रही हैं, यहाँ से चले जाइए। तो उन्होंने बाकायदे एक पर्ची पकड़ाई थी उनको, और उस पर्ची में लिखा हुआ था कि पंचायत चुनाव के टाइम भी तो कोविड था। बाद में प्रियंका पत्रकारों से रूबरू हुई। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा पंचायत चुनाव में धांधली की गई। प्रियंका ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए और साफ तौर पर बोला कि जो इस समय सूबे में चल रहा है वो लोकतंत्र का चीरहरण। उत्तर प्रदेश में संविधान को नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। कल नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, उन्होंने दो चीज कही। सबसे पहले तो योगी जी को एक प्रमाण पत्र दिया कि कोरोना की दूसरी लहर में उन्होंने कितना अच्छा कार्य किया। दूसरी बात उन्होंने कही कि उत्तर प्रदेश में अब विकासवाद है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये कैसा विकासवाद है? तो लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता हिमांशु त्रिवेदी जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या कुछ अपडेट है? ग्राउंड जीरो से प्रियंका लखीमपुर खीरी पहुंच चुकी हैं और इस दौरान आक्रामक तेवर भी उनके नजर आ रहे हैं। जी, मुझे बिल्कुल बताना चाहेंगे, जब इस तरीके के कोई बड़े दंगे या बवाल होने लगते हैं तब सियासी दल सक्रिय हो जाते हैं और सत्ता पक्ष पर हावी हो जाते हैं। इसी क्रम में आज प्रियंका गांधी, कांग्रेस महासचिव, आज जनपद लखीमपुर खीरी में उनका आगमन है। उसी आगमन को लेकर के आज यहाँ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां कर ली गई हैं। आपको दिखा सकते हैं पीछे विजुअल के जरिए से किस तरीके से पूरी मुस्तैदी से पुलिस व्यवस्था चुस्त कर दी गई है और सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल चुस्त दुरुस्त देखने को मिल रही है। ऐसे में सबसे पहले प्रियंका गांधी आएंगी, वो सपा नेता क्रांति कुमार सिंह के आवास पर सबसे पहले जाएंगी, जहां से हालातों का जायजा लेंगी और क्षेत्रीय जायजा लेंगी। इसके बाद पंचायत चुनाव में हुए नामांकन में महिला के साथ अभद्रता को लेकर के उन पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करेंगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो वही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा राज में झूठ की अमरबेल खूब फल फूल रही है, सच पर्दे के पीछे छिपा दिया गया है। विकासवाद का थोथा नारा देकर अपनी नाकामियां छिपाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सच तो ये है कि समाजवादी सरकार के समय हुए काम ही दिख रहे हैं और उन पर भाजपा की बस छाप लगाई जा रही है। मुख्यमंत्री की कार्यनिष्ठा की ये मिसाल है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा के अलावा डायल 100 जो अब 112 कर दी गई है, इन सभी सेवाओं को समाजवादी सरकार ने शुरू किया था। आज इनकी दशा खराब हो चली है। अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार वैक्सीन को कोरोना का रक्षा कवच बताती रही, लेकिन हालात ये हैं कि प्रदेश में टीकाकरण के तमाम केंद्र बंद पड़े। तो वहीं सीबीआई के विशेष जज मनोज पांडे ने उत्तर प्रदेश जल निगम विभाग में हुए भर्ती घोटाला मामले में दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए तत्कालीन चेयरमैन आजम खान को उपस्थित होने का आदेश दे दिया है। उन्होंने सीतापुर जेल के वरिष्ठ अधीक्षक को निर्देश दिया कि 19 जुलाई को 11 बजे मामले में आरोपी आजम खान को इस पूरे मामले में न्यायिक अभिरक्षा में लेने के लिए उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीबीआई की विशेष अदालत में उनको पेश किया जाए। आपको बता दें कि 25 अप्रैल 2018 को इस पूरे मामले की एफआईआर निरीक्षक अटल बिहारी के लखनऊ की एसआईटी थाने में दर्ज कराई गई थी। विवेचना के दौरान एसआईटी ने आजम खान समेत कई लोगों के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किया। आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के आरोप में पकड़ा गया मिन्हाज एटीएस के कई सवालों का गोलमोल जवाब दे रहा था। ऐसे में जब एटीएस ने शुक्रवार को उसके सामने 10 दिनों की कॉल डिटेल रख दी और पूछताछ शुरू करी तो वो सकपका गया। करीबन 1 दर्जन ऐसे नंबर थे जिनसे हर दिन 8 से 10 बार बात होती थी। कॉल डिटेल देखने के बाद मिन्हाज ने कई सवालों का जवाब दिया है। इसके अलावा मिन्हाज और मुशीर को शुक्रवार को करीबन 1 घंटे तक आमना सामना उनका कराया गया, सवाल जवाब किए गए।
दोनों आतंकियों की इस समय 14 दिन की रिमांड एटीएस के पास है। 4 दिन में एटीएस ने खुफिया एजेंसियों और एनआईए की टीम के साथ लंबी पूछताछ भी करी है। इस दौरान कई राज सामने भी आए हैं जिन पर पड़ताल की जा रही है। तो वहीं मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी के दरबार में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। तीर्थ पुरोहितों के मुताबिक लगभग 3 लाख भक्तों ने मां के दर्शन किए हैं। प्रशासन की तरफ से दर्शन पूजन के लिए नया नियम लागू करते हुए श्रद्धालुओं को अलाउ किया गया था मंदिर में, लेकिन तस्वीरें देखिए। इस तस्वीर में आपको कहीं कोई नियम नजर नहीं आएगा, कहीं कोई कानून नजर नहीं आएगा। लोगों की भीड़ और सिर दिखाई देंगे। सोचिए कि क्या वाकई कोरोना चला गया है? क्या ये हम तीसरी लहर को निमंत्रण नहीं दे रहे हैं क्या? वहीं उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा में लगी डायल 112 एम्बुलेंस से सवारियां ढोई जा रही हैं। मामला कासगंज का है, जहां सरकारी एम्बुलेंस से सवारियां ढोई जा रही हैं। एम्बुलेंस में मरीजों की जगह सवारियों को ले जाया जा रहा है। ऐसे में और सवारियों से जमकर किराया भी वसूला जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जहां एक तरफ मरीजों के पास एम्बुलेंस नहीं पहुंच रही है, तो वहीं एम्बुलेंस कहां लगी है? सवारियों को ढोने का काम कर रही है। एम्बुलेंस कर्मी सरकारी वाहनों का दुरुपयोग करते नजर आ रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग को चूना लगा रहे हैं स्वास्थ्य कर्मी, एम्बुलेंस में ढोते हैं सवारियां। तस्वीरें देखिए, और ये कासगंज की तस्वीरें हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास आप कभी एम्बुलेंस को कॉल करते हैं 102 नंबर पर तो एम्बुलेंस क्यों नहीं आती, तो उसकी क्या वजह है, वो वजह हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और जनता टीवी की ये अपील है कि अगर ये तस्वीर महकमे तक पहुंच रही है तो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्रवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। चमोली जिले के जोशी मठ में बद्रीनाथ वेद वेदांग स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय की अध्ययन वाली भूमि पर वेद अध्ययन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। केदारनाथ धाम में पूजा और यात्रा व्यवस्था के सफल संचालन के लिए मास्टर प्लान के अनुसार आधारभूत ढांचे का निर्माण करने के लिए कंसल्टेंट रखने पर बोर्ड ने सहमति जताई है। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा, 4 धामों में पुरानी परंपराएं जैसी चल रही थी वैसी ही चलेंगी। सरकार का काम मंदिर की आंतरिक व्यवस्थाओं पर दखल देना नहीं है, बल्कि तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए सहयोग करना है। और इसी के साथ देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड बैठक में सर्वसम्मति से 4 धामों के गर्भगृह से लाइव प्रसारण न करने का भी निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि कोविड महामारी से 4 धाम यात्रा बंद होने के कारण चारों धामों से लाइव प्रसारण की तैयारी चल रही थी, जिससे देश दुनिया के श्रद्धालु घर बैठे मंदिर दर्शन कर सके। तीर्थ पुरोहित भी लाइव प्रसारण का विरोध कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इस मीटिंग से भी जो तमाम देवस्थान के पुरोहित हैं वो खुश नहीं हैं। अभी भी उन्होंने चेतावनी दी है कि हमारी जो मांगे हैं देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की, वो क्यों नहीं मानी जा रही हैं। और उन्होंने चेतावनी दी है कि हम आंदोलन को और तेज करेंगे। चार धाम देवस्थानम बोर्ड की आज मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई और उसमें मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि हम सेवा और सहयोग से काम करेंगे और जिनकी भी जो शंकाएं हैं उन शंकाओं को निर्मूल करेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में ये कहा गया कि भाई जो भी इसके सदस्य हैं वो अपने अपने विचार दे दें, उन सब विचारों को संकलित करके हाई कोर्ट को प्रेषित किया जाएगा और बोर्ड की भावना से उन्हें अवगत किया जाएगा। तो इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को ये विश्वास दिलाया है कि जो भी जिनकी शंकाएं हैं वो सब समाप्त की जाएंगी और कार्य किया जाएगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता अजीत कंबोज जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है? देवस्थानम बोर्ड की बैठक हुई, लाइव प्रसारण ना करने पर सहमति बनी है, लेकिन अभी भी जो पुरोहित हैं 4 धाम के वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम आंदोलन को और तेज करेंगे, संतुष्टि नहीं है हमें।
बिल्कुल पूजा, देर शाम को जो उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड की मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, उम्मीद सभी को यही थी कि कोई बड़ा फैसला इस बैठक के बाद निकलकर सामने आएगा। और जो लगभग 1 माह से ज्यादा का पंडित पुरोहितों का आंदोलन चल रहा है चारों धामों पर, वो भी अब समाप्त होगा। लेकिन जिस तरह से बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि बोर्ड का जो गठन है वो यथावत चलता रहेगा और किसी भी हकूकधारी के जो भी हक है, जो भी राइट्स है, उनको खत्म नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद से ही आंदोलन और गति पकड़ चुका है। जहां पहले केवल गंगोत्री और केदारनाथ धाम में ही आंदोलन चल रहा था, अब इसके बाद कल देर शाम को ही बद्रीनाथ धाम के जोशीमठ क्षेत्र में भी रैली निकाली गई पंडित पुरोहितों की तरफ से और सरकार के खिलाफ बिगुल बजाते हुए साफ तौर पर मांग की गई है कि जो उनकी एक मुख्य मांग है कि पूरी तरह से देवस्थानम बोर्ड का जो गठन है उसको रद्द किया जाए और इसको समाप्त किया जाए। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आगे धामी सरकार क्या निर्णय लेती है, क्योंकि सरकार की पूरी कोशिश यही थी कि कैसे भी करके धाम का जो गठन है उसको यथावत रखा जाए, लेकिन अब दिक्कतें बढ़ने लगी हैं और सरकार को भी इसको समझना होगा। बिल्कुल अजीत, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो पुरोहित हैं वो आरोप लगाते रहे कि मीटिंग बार बार कर लेते हैं, हम में से किसी को बुलाते नहीं है। जब तक हम वहां पर रहेंगे नहीं मीटिंग में तो हमारा पॉइंट रखा कैसे जाएगा, हम अपनी बात रखेंगे कैसे कि हमें क्या चाहिए। बिल्कुल पूजा, आपने ठीक कहा, लेकिन सरकार की तरफ से एक बात जो निकलकर सामने आई है, या जो कल वीडियो सामने आए हैं सरकार की तरफ से, ये वीडियो जारी किए गए थे मीटिंग के, उसमें काफी लोग मौजूद थे और कई लोग ऐसे भी थे जो सीधे तौर पर पंडित पुरोहितों के ही पदाधिकारी या उनकी तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर बैठक में मौजूद थे। अब वो लोग उनके साथ शामिल है नहीं है, ये उनका आपसी मसला है, लेकिन सरकार पूरी तरह से बोर्ड का गठन कर चुकी है। मुख्यमंत्री, सीईओ, तमाम मंत्री जो इसमें है वो उपाध्यक्ष की भूमिका में है, तमाम सदस्य इसमें मौजूद हैं और सरकार की पूरी कोशिश यही है कि जो भी आने समय में देवस्थानम बोर्ड के माध्यम से गतिविधियां संचालित होंगी उत्तराखंड प्रदेश के भीतर, वो बेहतर तरीके से होंगी, किसी का भी जो हक है वो नहीं मारा जाएगा। इसी को लेकर सरकार लगातार पैरवी कर रही है। हालांकि जो आंदोलन है वो भी एक वहां से ऊपर का समय हो चुका है और काफी कठिन परिस्थितियों में आंदोलन चल रहा है, तो सरकार को भी इस बात को समझना होगा कि जनता को कैसे राहत दी जा सकती है और जो लोकल है, जो पंडित पुरोहित है, वो अगर आंदोलन कर रहे हैं तो उनकी समस्याएं क्या है। बिल्कुल, और आगामी चुनाव भी इससे प्रभावित हो सकते हैं और इस मद्देनजर भी मेरे ख्याल में कुछ न कुछ बीच का रास्ता जरूर निकाला जाएगा। बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। जनता टीवी की ये उम्मीद कि आपका आने वाला समय आज से बहुत बेहतरीन हो।